Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. So in today's lecture of class 11th mathematics, we are going to discuss the MCQ test based on the topic permutations and combinations. तो चलिए जरा और आज के MCQ टेस्ट के सॉल्यूशन का डिस्कशन शुरू करते हैं. बट बिफोर दैट आई हैव वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू. चलिए मैं आप लोगों के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं. Here is one important information for all of you. अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ मिशन बुक्स परचेज नहीं की हैं क्लास 11th के लिए, तो आप लोग किस बात का वेट कर रहे हैं? मैथ मिशन बुक विल कंटेन MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अपार्ट फ्रॉम दैट, केस स्टडी क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन इन द बुक. असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन इन द बुक. मोर for each and every chapter, detailed theory and examples are also provided in the math mission book. In addition to that, for each and every chapter you are going to get subjective type of questions also along with the answer. But if you need step by step detailed solution for each questions given in the math mission book, then you can buy solution of math mission book of class 11th also. Once you are done with your entire syllabus, then you would like to do the sample papers based on the full syllabus for class 11th mathematics. So here we have CBSE sample papers based on Yodha test series. This book will have 8 fully solved sample papers and 3 unsolved sample papers. The link of a few sample papers in PDF can be seen in the description box of this video also. Now if you are wondering how to buy these books, well, you can see the description box of this video for Amazon and Flipkart link. Moreover, to buy the books at discounted price, you can contact us on the given WhatsApp number. Right? So we are on mission, Math Mission. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लिया होगा, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे. मोरओवर, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना. ठीक है बच्चों, अब चलते हैं जरा और आज के MCQ टेस्ट के सॉल्यूशन का डिस्कशन शुरू करते हैं. चलिए जरा. So here is question number 1 of today's test based on the topic permutations and combinations. Question 1 में बोला हुआ है, what is the number of ways of arrangement of letters of this word? एक word given है, इसके जितने भी letters हैं उन सभी letters के अरेंजमेंट के बारे में बात की गई है कि टोटल कितने अरेंजमेंट बनेंगे, यानी परमुटेशंस वाले टॉपिक का क्वेश्चन है. ठीक है, अब यहां पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड. सो यू कैन सी वी हैव अ टोटल ऑफ 6 लेटर्स हियर. आप काउंट करके देख लो, वी हैव 6 लेटर्स. ठीक है बेटा, अब इसके बाद इनमें कौन कौन से लेटर्स रिपीट हैं उनको भी देखते हैं. सो यू कैन सी we have A repeated for 3 times. ठीक है ना, और फिर N भी रिपीट हो रहा है 2 times. तो नंबर ऑफ N ये 2 times है. तो आपको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना है ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड, जिसमें टोटल 6 लेटर्स हैं, जिसमें A 3 बार है और N 2 times है. तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. समझे? ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे स्टॉप हो जाएंगे हम, बिकॉज डिनोमिनेटर में भी 3 फैक्टोरियल पहले से ही है. तो ये 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. इस 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1, है ना, या सिर्फ 2 भी लिख सकते हो. 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 से कैंसिलेशन करोगे, सो 2 3 जा 3 इंटू 5 यानी 15 इंटू 4 यानी 60 आ जाएगा. कहने का मतलब इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाएगा 60. दैट इज ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन 2 में क्या बोला हुआ है बच्चों? सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. इसमें बेसिकली दिस इज इक्वल टू 3:4 दिया हुआ है. आपको n की वैल्यू निकालनी है. अब एक्चुअली अगर ये क्वेश्चन 2 मार्कर होता, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, या 3 मार्कर भी हो सकता है, तो हम यहां पर NPR का फॉर्मूला लगाते. अब NPR का फॉर्मूला मतलब ये वाला फॉर्मूला हम यहां पर यूज करते.
n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला इसमें भी लगाओगे और इसमें भी लगाओगे, इन दोनों का रेशो 3:4 दे रखा है। रेशो मतलब 3/4, दिस अपॉन दिस। ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट करना तो पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्योंकि एमसीक्यू टाइप है तो हम लोग ऑप्शंस को एनालाइज करने वाले हैं। मैं सबसे पहले यहां पर अगर ऑप्शन ए को एनालाइज करूं तो मुझे n की जगह पे 10 डालना पड़ेगा। ये बनेगा 15p 10 माइनस 1 यानी 9 हो जाएगा। और यहां पर 16p 10 माइनस 2 यानी ये बन जाएगा आपका 8। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला तो ये 3:4 आएगा या नहीं ये आप चेक कर लेना। नहीं आएगा मतलब ऑप्शन ए को हम रिजेक्ट करेंगे। सिमिलरली ऑप्शन बी वाले से भी बात नहीं बनेगी तो इसे भी रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन सी वाले को मैं प्रॉपरली करके दिखाऊंगा क्योंकि इससे बात बनने वाली है। तो करके देखते हैं बेटा। 15p, अब यहां पर n की जगह 14 है तो 14 माइनस 1, 14 में से 1 गया यानी 13 रेशो। यहां पर 16p, n की जगह 14, 14 माइनस 2 यानी 12, ठीक है। अब ये रहा फॉर्मूला। मैं सिर्फ LHS को ही यहां पर वेरीफाई कर रहा हूं कि ये RHS यानी 3:4 के इक्वल आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 13 यानी 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसके साथ में रेशो है यानी 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 माइनस 12 यानी 4 फैक्टोरियल। अब इसको जरा हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 15 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को डायरेक्टली 2 इंटू 1 यानी 2 ही लिख दो। और यहां पर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल जिसको मैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखूंगा। और ये 16 फैक्टोरियल यानी 16 इंटू 15 फैक्टोरियल। तो ये 15 फैक्टोरियल वाला तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, फिर यहां पर ये 2 और 2 भी कटेगा। ऊपर 4 इंटू 3 यानी 12 और नीचे 16 विच इज 3/4। 4 3 जा 4 4 जा। दैट मीन्स RHS वाला आ रहा है अगर मैं n की जगह 14 पुट करूंगा जो कि ऑप्शन सी में है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला हुआ है इफ 7 पॉइंट्स आउट ऑफ 12 पॉइंट्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी गिवन 12 पॉइंट्स हैं, इनमें से 7 पॉइंट कोलिनियर हैं, ठीक है। सेम स्ट्रेट लाइन मतलब एक ही लाइन पे है मतलब कोलिनियर हैं। कितने पॉइंट्स? 7 पॉइंट्स, ठीक है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड। अब किसी भी ट्राइंगल को बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट मिलेंगे आपका एक ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। अब समझना ध्यान से, हमारे पास टोटल 12 पॉइंट हैं। 12 में से अगर कोई से भी 3 पॉइंट आप सेलेक्ट कर लेंगे तो एक ट्राइंगल बनना चाहिए। बट प्रॉब्लम यह है कि इन 12 पॉइंट्स में से 7 पॉइंट्स तो एक ही लाइन पे हैं। मतलब जो ये 7 पॉइंट्स हैं, जैसे अगर मैं यहां पर आपको लगा के दिखाऊं 4 5 6 7, अब अगर इनमें से कोई से भी 3 पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग तो वो ट्राइंगल बनना चाहिए। बट बेटा वो तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। कोई से भी 3 पॉइंट अगर आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप मान लो इन तीनों को सेलेक्ट कर रहे हो तो यहां से आपका तो ये स्ट्रेट लाइन बन गया, ये ट्राइंगल तो बना नहीं। ऐसे ही यहां पर अगर आप दूसरे 3 पॉइंट्स भी सेलेक्ट करेंगे तो उनसे भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बन रहा होगा। दैट मीन्स हम इस पूरे में से माइनस करेंगे 7C3, क्योंकि ये तो फालतू में काउंट हो गया ना। इसमें इन 7 में से 3 पॉइंट्स का आप कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं, उन सभी सिलेक्शन को हमने इसमें एज ए ट्राइंगल काउंट किया है, जबकि वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसलिए माइनस कर दिया। अब इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 12C3 यानी 12 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 टाइम्स खोलेंगे। आप अगर चाहेंगे तो NCR का ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा था अभी, ये शॉर्टकट था क्या जो मैं बोल रहा था। 12 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 टाइम्स खोलो, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये 1 मत लिखो, तुम्हारी मर्जी है, 1 से मल्टीप्लीकेशन का फर्क क्या पड़ेगा। -7C3 मतलब 7 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 टाइम्स खोलो
और नीचे 3 का फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, अब क्या क्या हो रहा है देख लेते हैं। यहां पर 3 2 जा 6 और 6 2 जा यानी ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 11 यानी 22 इंटू 10 यानी 220 माइनस ये आपका 3 2 जा 6, 7 पंजे 35, तो 220 माइनस 35 यानी 185। तो इतने ट्राइंगल बनने वाले हैं, दैट इज ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए यहां पर ठीक हो जाएगा। ध्यान से देखो मैंने क्या एक्सप्लेन किया है आप लोगों के लिए। ठीक है, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या करेंगे बच्चों, इन हाउ मेनी वेज कैन अ बॉलर टेक 4 विकेट्स इन अ सिंगल 6 बॉल्स ओवर। एक ओवर में 6 बॉल फेंकनी होती है, ठीक है ना। तो यहां पर पूछा यह गया है कि 4 विकेट अगर मिलेगा तो कितने तरीके से मिलेगा। तो बेसिकली अगर 6 बॉल्स में से 4 बॉल्स पे ये स्ट्राइक करे, मतलब विकेट ले ले, तो बस आपका काम हो जाएगा। तो 6C4, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख लो 6C2, क्योंकि लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। एनसीआर क्या होता है बेटा, एनसीआर कैन बी रिटन एज NCN-R, ऐसे लिख लिया। अब इसके बाद शॉर्टकट अप्लाई कर दो कि 6 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 बार खोल लो, तो 6 इंटू 5/2 फैक्टोरियल क्या बनेगा बेटा, ये दिस विल बी 30/2 यानी 15 यानी ऑप्शन बी को चेक कर लो, यहां पर ठीक हो जाएगा। इसके बाद ये क्यों लिखा, लिख सकते हैं इसलिए लिखा पहली बात, और दूसरी बात आपका काम आसान हो जाएगा इसलिए लिखा। अगर यहां से भी मैं एनसीआर के फॉर्मूले से करता, फॉर्मूला मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, एनसीआर के फॉर्मूले से करता तो बात तो बन जाती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लंबा होता। ठीक है, इस फॉर्मूले से कर लेता। दूसरी बात, अगर यहां पर शॉर्टकट लगाता तो 6 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 बार खोलना पड़ता, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और नीचे 4 का फैक्टोरियल लिखता। तो फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन टाइम बचाने का अगर आपका मन हो तो फिर पहले इसे यूज करो, उसके बाद शॉर्टकट जो एनसीआर के लिए मैंने सिखाया उसे यूज करो। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा मैंने लिख दिया है, ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला हुआ है व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी सेंट बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स टेकिंग 1 और मोर एट ए टाइम। यानी एक फ्लैग लो या 2 फ्लैग लो या 3 फ्लैग या 4 फ्लैग या 5 फ्लैग या 6 फ्लैग, 7 फ्लैग्स नहीं ले सकते हो क्योंकि टोटल 6 फ्लैग्स ही हैं। तो अगर हमने 1 फ्लैग लिया तो सिग्नल कितने बनेंगे, एक फ्लैग से सिग्नल कितने बनेंगे। तो जैसे मान लो सिग्नल बनाने के लिए मैंने ऐसे एक बॉक्स रखा, अब इसमें हमें कोई सा भी एक फ्लैग डाल देना है। तो हमारे पास टोटल चॉइस कितने फ्लैग्स की है, तो 6 फ्लैग्स की चॉइस है। यानी एक फ्लैग से कितने सिग्नल बनेंगे, तो 6 सिग्नल बनेंगे, क्योंकि इनमें से एक एक फ्लैग यहां पर आप डाल के 1 फ्लैग वाले सिग्नल बना सकते हो। तो टोटल 6 तरीके से 1 फ्लैग वाले सिग्नल बनेंगे, तो टोटल 6 सिग्नल्स बनने वाले हैं। ठीक है, अगर 2 फ्लैग्स यूज करोगे तो इस केस में हम क्या करेंगे भाई, यहां पर 6 फ्लैग में से कोई सा भी एक डाल दो, और जो बचे हुए फ्लैग्स हैं यानी 5 फ्लैग्स और बचेंगे उनमें से कोई सा भी एक डाल दो। तो 6 वेज इंटू 5 वेज यानी ये आ जाएगा 30 वेज इन विच वी कैन जनरेट सिग्नल्स इफ 2 फ्लैग्स आर यूज्ड। ठीक है, ऐसे ही 3 फ्लैग्स की बात करो तो यहां पर 3 बॉक्स आ जाएगा, ऐसे 6 वेज 5 वेज 4 वेज, मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 पंजे 30 इंटू 4 यानी 120 सिग्नल्स। ठीक है बेटा, अब इसके बाद 4 फ्लैग्स, तो यहां पर आप 4 बॉक्स बनाओ, 1 2 3, तो यहां पर 6 5 4 3, और अब इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आएगा, ये 120 इंटू 3 यानी
360 सिग्नल बनने वाले हैं। ठीक है, अगर 5 फ्लैग यूज करोगे तो यहां पर 5 बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 4 और 5 हो गए, यानी 6 वेज, 5 वेज, 4 वेज, 3 वेज एंड 2 वेज। सो लेट अस मल्टीप्लाई दीज। तो ये आपका आ जाएगा 360 इंटू 2 यानी 720 सिग्नल्स। ठीक है, अब यहां पर एक केस और रह गया जिसमें हम 6 के 6 फ्लैग्स यूज कर लेंगे, तब कितने सिग्नल्स बनेंगे? तो यहां पर 6 बॉक्स, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 5 4 3 2 1। लेट्स मल्टीप्लाई ऑल दिस। तो इतना ही आ जाएगा जितना ऊपर आ रखा है, मतलब 720 सिग्नल। अब टोटल कितने सिग्नल बनने वाले हैं, तो इन सबको ऐड कर दो, मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालने के लिए आप इन सभी को ऐड करने वाले हैं। तो 6 प्लस 30 प्लस 120, 6 प्लस 30 प्लस 120 प्लस 360 प्लस 720 प्लस 720। अब इन सबको हमें ऐड करना है। यूनिट प्लेस पे तो 6 ही आने वाला है इसकी वजह से। सो दैट मीन्स ऑप्शन डी वाला आप चेक कर लो। मैंने एक्चुअली में एडिशन तो नहीं किया, बट यूनिट प्लेस को आइडेंटिफाई किया और ऑप्शन डी को मार्क कर दिया है। आप ऐड करके देख लेना और मुझे कमेंट करके बताना कि ये ठीक है या नहीं। 1956 टोटल सिग्नल्स बनने वाले हैं अगर इतने फ्लैग्स आपके पास हैं और मिनिमम एक फ्लैग से सिग्नल बनाने शुरू करोगे तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बच्चों। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू। इसमें क्या है बच्चों, ये दे रखा है आपको, तो आपसे NC2 पूछा हुआ है। ध्यान से सुनना, यहां पर क्या कंसेप्ट लगेगा। अगर NCX इक्वल टू NCY होता है, देन V से इधर X इक्वल टू Y और X प्लस Y इज इक्वल टू N। तो यहां पर X इक्वल टू Y तो होगा नहीं, दैट मीन्स ये वाली कंडीशन ही यहां बन सकती है, यानी 12 प्लस 8 इक्वल टू N। सो N आपको दे देगा यहां पर 20। N की वैल्यू 20 आ गई। अब ये आपके ऑप्शन ए में है, बट सब्र करो, आपसे N की वैल्यू नहीं पूछी है, आपसे NC2 पूछा हुआ है। यहां देखो, ठीक है, तो NC2 यानी 20C2। 20 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 बार खोलो अपॉन 2 का फैक्टोरियल, जिसको हम डायरेक्टली 2 इंटू 1 यानी 2 ही लिखेंगे। तो ये बन जाएगा आपका 190। 190 इज देयर इन ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, ये भी यहीं पर है। MC1 इज इक्वल टू NC2 दे रखा है, तो कौन से वाला ऑप्शन ठीक होगा? वेल, MC1 यानी जो LHS है वो तो डायरेक्टली M हो गया। NC2 के लिए आप लिखोगे N इंटू N-1 यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 बार खोलो, नीचे 2 का फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1। ठीक है, ये 2 ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस को देखोगे ना, तो ऑप्शन ए, बी और सी में ट्वाइस M दे रखा है, तो इसलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखते हैं जरा क्या होता है। इज इक्वल टू N इंटू N-1, 2M इक्वल टू N इंटू N-1, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1 CX दे रखा है, आपसे X ही पूछा है। बेटा ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दिस शुड हैव बीन N+1 CR। तो यहां पर तो X दे रखा है और इसी X की वैल्यू पूछी है, मतलब ऑप्शन ए को आप चेक करिए, क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी यहीं पर है, इसको भी देख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू दिस, तो आपसे R की वैल्यू पूछी गई है। कंसेप्ट अभी किसी क्वेश्चन में डिस्कस होकर आया है,
यहां पर हम क्या करेंगे, इसे इसके इक्वल रखेंगे, यानी r माइनस 6 विल बी इक्वल टू 3r प्लस 1, या r माइनस 6 प्लस 3r प्लस 1 विल बी इक्वल टू n, यानी 43। अब देखते हैं कहां से बात बनेगी। तो इस वाले में देखोगे ना, तो ये बन जाएगा आपका r, वहां ले जाओ तो ये हो जाएगा 2r, और ये बन जाएगा -7, क्योंकि 1 को इधर ले आओगे तो यहां से r आ जाएगा नेगेटिव, यानी -7/2। अब r की वैल्यू -7/2 यहां डालोगे ना, तो ये जो है ना यहां पर बाइनोमियल कोफिशिएंट में ये नीचे वाला, ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर से p/q की फॉर्म में हो जाएगा, तो मतलब ये तो रिजेक्ट होना ही है, दिस हैज टू बी रिजेक्टेड। इसकी बात कर लेते हैं, तो ब्रैकेट खोलोगे तो ये बनेगा सबसे पहले 4r, और एक में से 6 गया मतलब -5, उधर ले जाओ +5 हो जाएगा, 43 + 5 यानी ये बन जाएगा 48। अब यहां से आपको r निकालना है बेटा, तो r आ जाएगा 12 है ना, 12 यानी ऑप्शन ए को आप चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10th। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 10 फॉर ऑल ऑफ यू। क्या बोल रहा है, What is the number of ways of arrangement of all the letters of this word Sabina? अब इसमें टोटल 6 लेटर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आप काउंट करो 6 हैं। टोटल नंबर ऑफ एज अगर आप देखोगे, ए कितनी बार है, क्योंकि यही रिपीट है और तो कुछ रिपीट है नहीं, तो ये 2 टाइम्स रिपीट है ना। सो number of ways of arrangement of all the letters of the given word will be 6 factorial divided by 2 factorial। तो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial काट दिया मैंने। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 पंजे 30 और 4 तियां 12, यानी 12 तियां 36, 360। 360 ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 10th के लिए ठीक हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपके स्क्रीन पे विजिबल है। अब इसको देखते हैं कैसे होगा। एवरीबडी इन अ रूम शेक हैंड्स विद एवरीबडी एल्स। टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स इज 66, देन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रूम। अगर हम एज्यूम कर लें कि नंबर ऑफ पर्सन्स जो कि रूम में है वो n है, तो नंबर ऑफ हैंडशेक के लिए, एक हैंडशेक के लिए हमें 2 पर्सन्स चाहिए होंगे, यानी आउट ऑफ n पर्सन्स अगर हम 2 पर्सन्स सेलेक्ट कर लें तो उनका सिलेक्शन ही सक्सेसफुल हैंडशेक हो गया। ठीक है, यानी दिस इज नंबर ऑफ हैंडशेक अगर हमारे पास इतने पर्सन्स हैं तो, n पर्सन्स हैं तो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो 66 दे रखा है, यहां देख लो। ठीक है, अब ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे, या फिर आप सिंप्लीफाई करोगे, जैसे अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो आप पहले इसे ऐसे लिखोगे, n को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 टाइम्स खोलो, नीचे 2 का फैक्टोरियल। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फैक्टर बना के n की वैल्यू निकाल लेना। हम यहां पर ऑप्शंस को एनालाइज करने जाएंगे। अगर मैं 11 पुट करूंगा यहां पर, तो 11c 2 बनेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी आएगा वो पक्का 66 तो नहीं आएगा, यानी ये ऑप्शन ठीक नहीं होगा। ऐसे ही ये भी ठीक नहीं हो सकता, मैंने चेक करके देख लिया है मेंटली, आप भी करके देख लेना, सिर्फ ये वाला यहां पर ठीक होगा। वैसे अगर मैं करके दिखाऊं, 12c2, 12 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 बार खोलो अपॉन 2 का फैक्टोरियल, सॉल्व करना 66 आ रहा है या नहीं, पक्का आएगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। ओके बेटा, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12th में क्या है बच्चों, सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला हुआ है यूजिंग दीज डिजिट्स। अब ये बेसिकली 9 डिजिट्स हो जाएंगे, अगर आप ध्यान से देखें 1 से लेकर 9 तक लिखा हुआ है, तो ये टोटल 9 डिजिट्स हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, जिसमें आपको 9 डिजिट बीइंग रिपीटेड वाली कंडीशन दे रखी है, मतलब रिपीटेशन नहीं करनी है, तो आपको बताना है कि इन सभी डिजिट्स का यूज करके 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड।
ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, 4 डिजिट की बात कर रहा है, मतलब 4 बॉक्स यहां बना लो, 1 2 3 और 4। ठीक है, रिपीटिशन नहीं करनी है, मतलब अगर इस बॉक्स में हम फिलिंग करने जाएंगे देन वी विल हैव अ चॉइस आउट ऑफ 9 डिजिट्स। तो हमारे पास 9 तरीके होंगे, 9 वेज होंगे इन विच दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड बाय गिवन 9 डिजिट्स। अगले वाले में 1 चॉइस विल बी रिड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन करने से मना किया गया है, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। सेम स्टोरी अगले के लिए एक कम हो जाएगा क्योंकि रिपीटिशन नहीं करनी है, ऐसे ही यहां पर भी एक चॉइस कम हो जाएगा। ठीक है, पहले 9 की 9 डिजिट्स अवेलेबल रहेंगी, अब जो यहां पर फिल हो जाएगा वो अब आगे कहीं भी फिल नहीं हो सकता है, मतलब अगली पोजीशन के लिए एक डिजिट कम हो जाएगा। अगेन अगली पोजीशन के लिए एक और डिजिट कम होगा, एक और डिजिट कम होगा अगली पोजीशन के लिए। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, यानी 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो जो भी आपसे पूछा हुआ है ना, टोटल 4 डिजिट के जो नंबर्स हैं वो कितने बनेंगे, तो इतने बनेंगे बेटा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 9 8 72 इंटू 7 इंटू 6। अब पहले 7 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 7 दूनी 14 का 4 कैरी 1 49 और 1 50, 504 इंटू 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, यानी 3024। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बेटा। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 13 फॉर ऑल ऑफ यू। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। वेल ये तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला आज की क्लास में मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ यू रिकॉल। तो यहां पर है 5p3, यानी 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल। डायरेक्ट लिख दो यार, एमसीक्यू सॉल्व करने बैठे हो आप तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, वो मैंने काट दिया है। 5 चौक 20 इंटू 3 यानी 60। ऑप्शन डी मुझे यहीं पर दिख रहा है, ये रहा। ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला हुआ है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, एन की वैल्यू बतानी है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इफ यू रिकॉल। तो यहां पर देखिए 12 और 8 तो इक्वल नहीं होंगे, दैट मीन्स 12 प्लस 8 विल बी इक्वल टू एन। कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आज की क्लास में, इससे पहले किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं यहां पर कंसेप्ट डिस्कस नहीं करूंगा। एन की वैल्यू यहां से 12 प्लस 8 यानी 20 आएगी, यानी ऑप्शन ए को आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन 14 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं बच्चों। हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। वेल अगर आप याद करना चाहो तो अच्छा है। अच्छा यह है कि जब एक बार आप कॉइन को टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स 2 होते हैं, या तो हेड या टेल। ठीक है, तो पहले टॉस में पॉसिबल आउटकम्स इतने, दूसरे टॉस में भी पॉसिबल आउटकम्स इतने, तीसरे टॉस में भी पॉसिबल आउटकम्स इतने, चौथे में भी पॉसिबल आउटकम इतने, पांचवें में भी और छठे में भी। मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 6। ठीक है, दैट मीन्स 64, यानी ऑप्शन बी को यहां पर चेक कर लो। अगर इस क्वाइन को हमने n टाइम्स टॉस किया होता तो हम बोलते 2 की पावर n, इतने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे अगर क्वाइन को यहां पर n टाइम्स टॉस किया गया होता तो। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं आपसे, एक्सप्लेन करके बताना मुझे। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ डाई इज थ्रोन 7 टाइम्स। किसी डाई को आपने 7 टाइम्स थ्रो किया है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कमेंट करके बताना मुझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या बोला हुआ है, द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2 3 4 7 एंड यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस, यानी रिपीटिशन तो नहीं होगा। ठीक है, तो 4 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे, ये बनाया हमने 4 बॉक्सेस।
अब हर बॉक्स में फिलिंग करने के कितने तरीके होंगे? अवेलेबल डिजिट्स 4 हैं, ये टोटल 4 डिजिट्स हैं, आप यहां भी देख लो जो गिवन है, इन्हीं का यूज करके आपको 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे ये पता करना है। तो इस पोजीशन पे फिलिंग करने के आपके पास 4 वेज होंगे, क्योंकि हर डिजिट को एक बार ही यूज करना है, ईच डिजिट ओनली वंस आपको यूज करना है। देखो यहां पर लिखा हुआ है, यानी रिपीटेशन तो नहीं होगी। तो दैट मीन्स जो भी डिजिट यहां पर है वो अब आगे कहीं नहीं आएगा, मतलब इस पोजीशन के लिए एक चॉइस कम हो जाएगी, ऐसे ही इस पोजीशन पे भी एक चॉइस कम हो जाएगी, एंड सेम यहां पर भी एक चॉइस कम हो जाएगी। तो बेसिकली आपका जो आंसर बनेगा, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विल बी गिवन बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी मल्टीप्लाई कर लो, 24 आएगा, यानी ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 विल बी करेक्ट। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 इज हियर फॉर ऑल ऑफ यू। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग 2 vowels and 3 consonants taken from 4 vowels and 5 consonants is equal to। देखो गिवन क्या है, मतलब आपके पास अवेलेबल क्या है, तो 4 vowels अवेलेबल हैं एंड 5 कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल हैं, और जो रिक्वायरमेंट है, वर्ड बनाने की रिक्वायरमेंट है, उसमें आपको 2 वोवल्स चाहिए एंड 3 कॉन्सोनेंट्स चाहिए। तो सिलेक्शन इन्हीं में से होगा, 4 वोवल में से आपको 2 वोवल्स का सिलेक्शन करना है, ठीक है। 5 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट्स का सिलेक्शन करना है, 5 में से 3। अब एज सच आपके पास लेटर्स कितने आ चुके हैं? 2 वोवल्स वाले लेटर और 3 कॉन्सोनेंट्स वाले लेटर्स आ चुके हैं, 5 लेटर्स आ चुके हैं। दे कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। अब इसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं बेटा। 4c2 का मतलब हुआ 4 इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी 12 अपॉन 2 यानी 6 आएगा। 5c3 को लिखो 5c2 लिख सकते हैं या नहीं, फॉर्मूला कौन सा लगा सोचो। 5c2 मतलब 5 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 बार खोलो, 5 इंटू 4 अपॉन 2 दैट मीन्स 10 आ जाएगा। और ये 5 फैक्टोरियल यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इंटू 1 नहीं लिखा मैंने जानबूझ के, ये तो आपका 60 हो ही जाएगा। और ये क्या बना, 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, तो 7200, 7200। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ठीक हो जाएगा। ध्यान से देख लो, कैलकुलेशन आपके सामने है, एक्सप्लेनेशन हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 18। Here we have question number 18 for all of you। क्या पूछा हुआ है? The number of triangles that are formed by choosing the vertices from a set of 12 points, 8 of which lie on the same line। ऐसा क्वेश्चन आज की क्लास में ऑलरेडी मैं ले चुका हूं। 12 पॉइंट है, ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स का सिलेक्शन करना है। इनमें से 8 पॉइंट्स यहां पर लिखा है ना, 8 of which lie on the same line, यानी 8 पॉइंट कोलिनियर हैं। सो -8c3। एक्सप्लेनेशन यहां नहीं कर रहा हूं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉपरली कर लिया था मैंने एक्सप्लेनेशन। तो 12c3 मतलब 12 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 टाइम्स खोलो और नीचे 3 का फैक्टोरियल, -8c3, 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 6, यानी ये बचेगा 56, ये जाएगा आपका 6, ये 2 यानी 220, तो ये आपका हो जाएगा 20 यानी 164, 164, यानी ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आगे चलें, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है बच्चों? सो हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 19, द नंबर ऑफ वेज इन विच अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, 11 प्लेयर की आपको टीम बनानी है, विच कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 22 प्लेयर्स ऑलवेज इंक्लूडिंग 2 of them
एंड एक्सक्लूडिंग 4 ऑफ देम, यानी 11 प्लेयर वाली टीम तो बनानी है, इतने टोटल प्लेयर हैं, लेकिन पहले ही कसम खा के बैठे हैं कि 4 प्लेयर को हमेशा एक्सक्लूड करना है। मतलब यह हुआ कि 18 प्लेयर बच जाएंगे, क्योंकि 4 प्लेयर्स को तो आप वैसे भी अपने टीम में इंक्लूड नहीं करने वाले हो। 11 प्लेयर्स की टीम में आप 4 प्लेयर्स को इंक्लूड नहीं करने वाले हो, मतलब उनको हटा दो, बच इतने गए। अब एक कंडीशन और है, ऑलवेज इंक्लूडिंग 2 ऑफ देम, यानी अब जो ये बच गए इनमें से 2 प्लेयर पक्का आपकी टीम में हमेशा होंगे, मतलब 2C2। तो इनमें से 2 प्लेयर तो हमेशा आपकी टीम में होंगे, ये हमेशा होंगे, ठीक है। यानी सिलेक्शन करना होगा 16 प्लेयर्स में से, लेकिन कितने प्लेयर्स का सिलेक्शन करना होगा? वैसे तो आपकी टीम में 11 प्लेयर होने हैं, लेकिन 2 प्लेयर तो ऑलरेडी आ चुके हैं ना, मतलब बचे हुए 9 प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है आउट ऑफ 16 प्लेयर्स, समझे। अब 2C2 तो 1 हो जाएगा, मतलब 16C9। अब इसको पूरा सॉल्व यहां करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस इसी फॉर्म में है, बाइनोमियल कोफिशिएंट की फॉर्म में, यानी ऑप्शन सी आप देखिए बिल्कुल मैच हो रहा है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या बोला हुआ है? द नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स हैविंग एट लीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स रिपीटेड। तो बेसिकली यहां पर जो आपके टोटल डिजिट्स होंगे वो 0 से लेकर 9 तक होंगे, क्योंकि इसने अपनी तरफ से डिजिट्स तो दिए नहीं है। तो 0 से लेकर 9 तक अगर आप देखेंगे तो ये कितने डिजिट्स होते हैं बेटा? तो ये टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता करेंगे कि नंबर ऑफ वेज, या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स भी कह सकते हो, नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन अरेंज 5 digits out of these 10 digits with repetition. Number of ways in which 5 digit can be arranged with repetition की बात हो रही है। सबसे पहले मैं ये निकालने जा रहा हूं, ठीक है। अब ये बेसिकली कैसे हुआ, तो 5 डिजिट वाला टेलीफोन नंबर बनाना है तो यहां पर 5 बॉक्सेस रख लो, ठीक है। और यहां मैं कह रहा हूं कि रिपीटिशन करना है विद रिपीटिशन, यानी हर बॉक्स को फिल करने के आपके पास 10 वेज होंगे। इसके लिए भी 10 वेज, इसके लिए भी 10 वेज, इसके लिए भी 10 वेज, और इसके लिए भी 10 वेज। So number of ways in which we can generate 5 digit telephone numbers with repetition will be 10 की पावर 5, यानी 10 into 10 into 10 into 10 into 10, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, एंड दिस इज एक्चुअली 1 lakhs, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालेंगे, नंबर ऑफ वेज कह दो या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कह दो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 डिजिट्स। लेकिन अब यहां पर हम रिपीटिशन नहीं लेंगे, विदाउट रिपीटिशन। सो आपके पास टोटल अवेलेबल डिजिट्स हैं 10, इनमें से कोई से भी 5 ले लो। मैं डायरेक्टली परमुटेशन का फॉर्मूला लगा रहा हूं, बॉक्स वाले मेथड से नहीं कर रहा हूं, कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब 10p5 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 5, यानी 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे जरा, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और नीचे 5 फैक्टोरियल पहले से ही कट जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, 9 8 72, 72 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, इंटू में 6 भी तो है, ठीक है, तो इंटू में 6 भी कर लो यहीं पर, और ये 10 का जीरो हम फ्री लगाएंगे, 6 चौक 24, 6 पंजे 30,
और 10 वाला 0 फ्री में। आपको जो निकालना था वो क्या था? नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स रिपीटेड। टोटल इतने नंबर्स बनने वाले हैं विद रिपीटिशन वाले, ठीक है, 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर्स। विदाउट रिपीटिशन वाले इतने बनेंगे, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, आपका काम हो जाएगा। मतलब 1 लाख में से माइनस करना है 30,240। 0, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गया 7, यहां पर 9 एज इट इज, और 9 में से 3 गया 6, यानी 69,760। ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला हुआ है बच्चों? द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन चूज अ कमिटी फ्रॉम 4 men and 6 women so that the committee includes at least 2 men and exactly twice as many women as men. At least 2 men मतलब कम से कम 2 men चाहिए। तो वुमेन कितनी होंगी? एग्जैक्टली ट्वाइस एज मैनी वुमेन एज द मैन, मतलब 2 men एंड 4 women। एक केस ये हो सकता है, बात करेंगे इसके लिए, ठीक है। अगर आप 3 men लेंगे तो इसका डबल यानी 6 women लेनी पड़ेंगे। अब समझना ध्यान से मेरी बात, जो अगली चीज मैं लिखने वाला हूं। 4 men आप ले तो सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास टोटल 4 men तो अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में इसका डबल करोगे तो 8 वुमेन हो जाएंगी, बट आपके पास अवेलेबल वुमेन तो 6 हैं, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही और भी केसेस बनाओगे वो पॉसिबल नहीं आएगा। मतलब अगला केस क्या बनेगा? 5 men। अब 5 men कैसे आएंगे जब 4 men अवेलेबल हैं? समझ गए? यानी एक ये केस बनेगा और एक ये केस बनेगा, ठीक है। हमारे पास 4 men अवेलेबल हैं, ये तो अवेलेबल हैं, एंड 6 वुमेन अवेलेबल हैं। अब कमेटी बनानी है इस तरीके से सिलेक्शन करते हुए। तो 4 men में से 2 men ले लो, यानी 4C2 इंटू 6 वुमेन में से 4 वुमेन ले लो, तो 6 वुमेन में से 4 वुमेन। अभी इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फिर 3 men मतलब 4 में से 3 men आप सेलेक्ट करिए, कमेटी बनानी है याद रखना, ठीक है। इंटू 6 वुमेन में से 6 वुमेन ले लो। अब 4C3 को हम लिख सकते हैं 4C1 और 6C6 तो डायरेक्टली 1 हो गया, 4C1 भी 4 होता है, ठीक है। NC1 इज n। यहां पर देखेंगे 4C2 यानी 4 इंटू 3 अपॉन 2 का फैक्टोरियल यानी 6 आएगा, एंड 6C4 को आप लिखो 6C2, ठीक है। अब इसे 6 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 बार खोलेंगे, यानी 6 इंटू 5 अपॉन 2 का फैक्टोरियल 30 अपॉन 2 यानी 15। तो यह आ जाएगा 90 और ये तो 4 है ही। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग दिस कमिटी विल बी 90 प्लस 4 यानी 94। 94 यानी ऑप्शन ए को आप चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या बोला हुआ है? द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट्स। अब बेसिकली डिजिट्स मतलब 0 1 2 3 से लेकर 9 तक, यानी एज सच ये आपके 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है बच्चों। और यहां पर 9 डिजिट के नंबर की बात हो रही है, यानी 9 बॉक्सेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 2 9, ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं फिलिंग कैसे हो सकती है। इस पोजीशन पे फिल करने के लिए एज सच तो मेरे पास 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है
कि 9 डिजिट का नंबर बनाना है, तो यहां पर अगर आपने 0 को फिल कर दिया तो फिर ये नंबर 8 डिजिट का रहेगा। मतलब यहां पर हम 0 को फिल नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर 10 डिजिट में से एक डिजिट यानी 0 हट जाएगा, तो हमारे पास फिलिंग के लिए 9 डिजिट्स अवेलेबल रहेंगे, यानी 9 वेज से हम इस प्लेस को फिल कर सकते हैं। अगले पोजीशन पे जो यहां फिल हुआ है वो नहीं आ सकता, बट इस पोजीशन के लिए 0 अवेलेबल हो चुका है, मतलब एक चॉइस कम होगी और एक चॉइस इंक्रीज हो जाएगी, मतलब 0 आ जाएगा। दैट मीन्स यहां पर भी 9 वेज होंगे। ऐसे यहां पर 8 वेज, 7 वेज, 6 वेज, 5 वेज, 4 वेज, 3 वेज एंड 2 वेज। अब इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो बेसिकली ये हो क्या रहा है, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अगर आप नोटिस करें तो ये पूरा 9 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। सो दिस इज 9 इंटू 9 फैक्टोरियल। हमने क्या निकाला है, हमने 10 डिजिट्स का यूज करके, इन 10 डिजिट्स का यूज करके टोटल 9 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं हमने ये पता किया है, ठीक है, जिसमें रिपीटिशन नहीं होगी। क्या लिखा हुआ है, इन विच वी हैव ऑल डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है। सो 9 इंटू 9 फैक्टोरियल इज देयर इन द ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है देखते हैं बच्चों। इसमें आपसे पूछा हुआ है, ये दे रखा है लेकिन पूछा ये है। अब वैसे आप चाहो तो n की वैल्यू निकाल सकते हो टाइम वेस्ट करने के लिए, ठीक है, या फिर एक काम करो ना, NCN डायरेक्टली 1 होता है, तो ये रहा ऑप्शन सी, समझे। अब यहां से आप पहले n निकालोगे तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, हो तो जाएगा, लेकिन यार टाइम वेस्ट नहीं करना है तो पता होना चाहिए कुछ ना कुछ, है ना, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। छोटी सी बात है, ये पता होना चाहिए था, दैट्स ऑल, ठीक है। अब इसके बाद वी आर गोइंग टू टेक द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। तो चलते हैं जरा। सो हियर वी हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजन टाइप। इसमें हमें किस तरीके से आंसर करना होता है बेटा, ऑप्शन ए इज टेकन एज द करेक्ट आंसर व्हेन बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Option B will be taken as the correct answer when both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of assertion. Option C को हम मार्क करेंगे when assertion true होगा but reason false होगा। Option D को हम मार्क करेंगे when assertion false होगा but reason true होगा, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है देख लेते हैं। असर्शन में कह रहा है 4 digit numbers are formed using the digits 1 2 3 4 and 5 without repetition in all possible ways. Out of these only 48 numbers are even. तो करेंगे, इसको करके देखना पड़ेगा। रीजन में लिखा हुआ है the number is even if the sum of all digits is divisible by 2। ये सही है या गलत है, जरा सुनना ध्यान से। इवन नंबर की कहानी तो ये होती है कि जो यूनिट प्लेस है ना, वहां पे इवन डिजिट होना चाहिए, मतलब 0 2 या 4 या 6 या 8 होना चाहिए, बट यहां पर कुछ अलग ही बात बोली गई है। मैं एक काउंटर एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आप कोई नंबर लेते हैं 17। अब ये इवन है या ऑड है? वैसे तो हमको पता है कि ये ऑड है, लेकिन जो यहां लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 2। तो यहां डिजिट्स क्या है 1 एंड 7, इनका सम क्या आया 8। 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो इसे इवन होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है ना, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसे इवन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने एक काउंटर एग्जांपल ले लिया है। तो रीजन का स्टेटमेंट है फॉल्स। अब रीजन जैसे ही फॉल्स हुआ तो असर्शन पक्का ट्रू होगा, मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होना चाहिए। लेकिन जरा असर्शन को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। 4 डिजिट का नंबर बनाना है, इन सभी डिजिट्स का यूज करना है, और ये बेसिकली टोटल 5 डिजिट्स हो गए। आप देख लो 1 से लेकर 5 तक लिखा हुआ है। विदाउट रिपीटिशन इन ऑल पॉसिबल वेज आउट ऑफ दीज ओनली 48 नंबर्स आर इवन। अच्छा, अब जैसे कि मैंने बताया ना कि इवन नंबर की पहचान ये होती है कि उसके यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट होना चाहिए। हमारे पास इवन डिजिट्स ये दोनों हैं, यानी 2 हैं। अगर मैं यहां पर 2 को फिक्स कर दूं
तो क्योंकि ये 4 डिजिट का नंबर है तो ऐसे 4 बॉक्सेस। ऐसे ही यहां पर भी आप एक इवन डिजिट यानी अगला डिजिट जो 4 है उसको फिक्स कर दो और 4 डिजिट का नंबर बनाना है, मतलब 4 बॉक्सेस। रिपीटेशन करनी नहीं है तो यहां पर एक डिजिट आपने फिक्स किया, मतलब 5 डिजिट्स में से एक डिजिट यहां डाल दिया, तो अब नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन फिल दिस बॉक्स विल बी नॉट 5 बट 4। समझे? एक डिजिट तो आपने चिपका दिया यहां पर, तो यहां पर 4 तरीके से फिलिंग हो सकती है। फिर यहां पर 3 वेज से फिलिंग होगी क्योंकि रिपीटेशन नहीं करनी है, और यहां पर 2 वेज से फिलिंग होगी, यानी यहां पर इतने इवन नंबर बनेंगे जिसके यूनिट प्लेस पे 2 होगा, इनका यूज करते हुए। ऐसे ही यहां पर अगर हम एक्सप्लेन करें तो हमने यहां पर 4 को फिक्स कर दिया है, मतलब यहां पर 4 वेज से फिलिंग हो सकती है क्योंकि एक डिजिट तो हमने चिपका दिया पहले ही। फिर यहां पर 3 वेज से फिलिंग होगी और यहां पर 2 वेज से फिलिंग होगी। तो अगेन 24 इवन नंबर्स बनेंगे जिसमें यूनिट प्लेस पे 4 होगा, इनका ही इस्तेमाल करना था। ठीक है, तो टोटल कितने आ गए? 24 प्लस 24 यानी 48। तो 48 इवन नंबर बनने वाले हैं जो भी कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग, और यही लिखा हुआ है असर्शन में, यानी असर्शन का स्टेटमेंट ट्रू है। अब क्योंकि रीजन फॉल्स था ना तो असर्शन को ट्रू होना भी था, ऑप्शन सी होगा यहां पर करेक्ट आंसर, मैं पहले ही बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन लेते हैं विच विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या करना है बच्चों? इफ द लेटर्स H, I, C and P are arranged in a row in all possible ways and the words with or without meaning so formed are written as in a dictionary, then this word occurs in the first position। अब डिक्शनरी में जो भी वर्ड्स होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। हमारे पास ये लेटर्स गिवन है, इनको अल्फाबेटिकली अगर हम लगाएं तो सबसे पहले A, B, C इसके अकॉर्डिंग चलना होगा ना। तो सबसे पहले C मिलेगा, फिर H मिलेगा, फिर I मिलेगा और फिर P मिलेगा। तो ये जो वर्ड है ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा हमारी उस डिक्शनरी में जिसमें इन चारों का यूज करके जितने भी पॉसिबल वर्ड्स होंगे वो बनाए जाएंगे। ठीक है, इन चारों लेटर्स का यूज करके। तो ये पहला वर्ड होगा, यही बोला हुआ है असर्शन में, मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। रीजन में क्या बोला हुआ है? द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑल एट ए टाइम। तो ये बेसिकली आपका होता है 4p4, 4 फैक्टोरियल भी कह सकते हो, और यहां पर कुछ और दे रखा है। समझे? मतलब ये गलत हो गया, यानी रीजन इज फॉल्स। अब असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, यानी ऑप्शन सी विल बी टेकन एज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है बच्चों, हियर इज वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों ने अभी तक मैथ मिशन बुक्स परचेज नहीं की हैं क्लास 11th के लिए, तो आप लोग किस बात का वेट कर रहे हैं? मैथ मिशन बुक विल कंटेन MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अपार्ट फ्रॉम दैट केस स्टडी क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन इन द बुक, assertion reason type questions are also given in the book. Moreover, for each and every chapter detailed theory and examples are also provided in the math mission book. In addition to that, for each and every chapter you are going to get subjective type of questions also along with the answer. But if you need step by step detailed solution for each questions given in the math mission book, then you can buy solution of math mission book of class 11th also. Once you are done with your entire syllabus, then you would like to do the sample papers based on the full syllabus for class 11th mathematics. So here we have CBSE sample papers based on Yogha test series. This book will have 8 fully solved sample papers and 3 unsolved sample papers. The link of a few sample papers in PDF can be seen in the description box of this video also. Now if you are wondering how to buy these books, well, you can see the description box of this video for Amazon and Flipkart link. Moreover, to buy the books at discounted price, you can contact us on the given WhatsApp number. Right? So we are on mission, Math Mission. आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देर किस बात की, फटाफट इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।